हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डे। मैं हूं राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो आज अपन लेने वाले हैं, जिसमें आज अपन देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ से जो फेमस 3 लॉज है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, वो आज अपन अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मैकेनिक्स क्या होता है, वेक्टोरियल मैकेनिक्स, एनालिटिकल मैकेनिक्स, उसके बाद में उसके ऊपर से एसटीआर कैसे आया, मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे आया, और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये सब कुछ देखा। इस वीडियो में अपन लॉज ऑफ मोशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लॉ का जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, उसको अपन लॉज ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब इनर्शिया क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अब ये देखो, जहाँ पर मैंने 3 जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीनों भी स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग एक ही है। अब वो मीनिंग क्या है ये मैं बताती हूँ। इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब स्टेट ऑफ रेस्ट में है मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं चेंज कर रहा। स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट मीन्स व्हाट, की पोजीशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। तो ये स्टेट ऑफ किस में है, रेस्ट में है। तो अगर एक आधा ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो उस ऑब्जेक्ट को कब तक वो नहीं हलेगा, मतलब कब तक वो अपने रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे अप्लाई नहीं कर दोगे। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर सपोज टू बी कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, इफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है जो का में है, मोशन में है मीन्स वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को वो कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे अप्लाई नहीं करते, तब तक वो अपने मोशन में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार शुरू है तो जब तक आप उसे ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, मीन्स ब्रेक अप्लाई किया मीन्स आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में आपने क्या किया, उस कार को स्टॉप किया। कोई भी चीज इन मोशन में कब तक रहेगी, जब तक उस पर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इससे 2 बातें सीखी, एक तो रेस्ट क्या होता है और एक तो मोशन क्या होता है। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर पोजीशन कोई भी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है तो उसे आप बोलोगे रेस्ट। और मोशन मींस व्हाट, कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, मोशन। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर है, इसको कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना मास होगा, राइट। अब सपोज ये पत्थर है, उसका मास अपन ले लेते हैं 15 केजी का मास ले लेते हैं। ओके। अब इस 15 केजी के मास के पत्थर को आपको क्या करना है, इन मोशन लाना है। अब इन मोशन लाना है मींस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इसका पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी और ये एक मोशन में आएगा। ठीक है। अब ये जो अगर फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स अप्लाई करने के लिए 15 केजी को जितना फोर्स चाहिए उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने बस हाँ ऐसे उंगली से ढकल दिया तो 15 केजी का मास का कोई भी पत्थर है वो हलने वाला है क्या, मुझसे नहीं। मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितना कम मास होगा उतना कम मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मुझे मास अप्लाई करना पड़ेगा। तो हर एक बॉडी में रेजिस्टेंस होता है, हर एक बॉडी में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है मीन्स एक लेजीनेस, आप समझ सकते हो। आप में भी एक लेजीनेस है ना, हाँ, हमें कुछ बोला नहीं तो हम बैठे ही रहेंगे, हमें कुछ किया नहीं तो हम चालू ही रहेंगे, मीन्स ऐसा एक लेजीनेस होता है। मीन्स मास में भी हर एक बॉडी के अंदर मास होता है, हर एक बॉडी मास से बने वाली है, और उस मास को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, मीन्स वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट किसके लिए करेगा, हाँ, मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहूंगा, जब तक मुझे फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक मैं क्या नहीं होगा, स्टॉप नहीं होने वाला। या फिर मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं रेस्ट पे ही होऊंगा, मतलब एक लिमिट तक रेस्ट पे होंगे। अगर आप बैठे हुए हो, आपको बोला जा रहा है हाँ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन आप हाँ सुनने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है। लेकिन एक लिमिट के बाद में फिर क्या करोगे, आपको बहुत ज्यादा बोला गया तो लिमिट के बाद में बोला गया तो आप क्या करोगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। तो वैसे ही यहाँ पर समझ लेना कि मास जो है उसमें एक ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसा एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है मोशन को, उसे आप क्या बोलोगे, इनर्शिया। ठीक है। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना उसका बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके। और मास जितना कम होगा उतना उस बॉडी का इनर्शिया
कम होगा। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए बोला गया है फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ही बोलता क्या है कि फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी जो है एक तो रेस्ट में रहेंगी या फिर कंटिन्यूअस मोशन में रहेगी। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, मतलब उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर बोला 50 केजी का मास है, आप उंगली से धक्का दोगे तो आप शक्तिमान तो हो नहीं कि वो फटाक से उड़ जाएगा या फिर हल जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पर। तो आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा मास बॉडी का उतना ज्यादा आपका इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम आपका इनर्शिया। अगर सपोज टू बी एक कागज का टुकड़ा है, ऐसे पार्टिकल है, वो अपने ऐसे फूक मार दी तो आप क्या हो जाएगा, वो जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, वो एक्सेलरेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इनर्शिया। अब डेफिनेशन जो है मैं पढ़कर बता देती हूँ। अ पार्टिकल विच इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स क्या कि एखादे पार्टिकल को अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया, उस पार्टिकल पे आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं किया, तो वो जो बॉडी है उसकी मेंटेन करेंगे उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक ही मोशन, मतलब सपोज टू बी एक बॉडी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव होती रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसमें उसके वो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड क्या है, अ बॉडी इज कंटिन्यूअस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मतलब एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में जब तक नहीं आता तब तक वो जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेंगी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी मींस ही अपना यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। लास्टली अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अ बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मींस ऐसा मोशन जहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी जब तक, कब तक, जब तक आप कोई भी एप्लीकेशन ना कर दो एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बता दी, और इनर्शिया क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इनर्शिया और फोर्स जो है वो आपको फर्स्ट लॉ से मिलता है। फर्स्ट लॉ से इनर्शिया भी मिल गया आपको, और क्या मिल गया, फोर्स क्या होगा। अ प्रॉपर्टी ऑफ a property of a body that it cannot change its shape or rest or constant velocity is called inertia। बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी साइज, शेप या फिर उसको मतलब उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी को चेंज करने से रुका है, उसको आप क्या बोलोगे, इनर्शिया, ठीक है। द इन्फ्लुएंस अंडर विच द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस। अब ये बॉडी है, अब ये बॉडी अगर हल रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसकी क्या हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई बॉडी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, मोशन में आएगा। तो उस बॉडी के अंदर की रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी होंगी उसको आप बोलोगे इनर्शिया। बट उस बॉडी को जो धक्का देने में या फिर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को तोड़ने के लिए जो चीज काम में आती है उसको आप क्या बोलोगे, फोर्स। तो फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को चेंज करने के लिए जो कुछ भी आप यूज करते हो उसको आप क्या बोलोगे, फोर्स। फोर्स इज नथिंग बट जो जिससे आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को क्या करो, चेंज कर दो, ठीक है। दिस इज योर फोर्स। और सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ का बोलना है, सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज मोमेंटम लॉ। अब मोमेंटम क्या होता है, अब देखो, सपोज टू बी अगर मैंने ऐसे बोला कि एक दरवाजा है, ठीक है। अब दरवाजा है, ओके। अब दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। अब ये जो राम है वो है सपोज टू बी 50 केजी का, ठीक है। और ये जो श्याम है वो है आपका 80 केजी का, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, राम की जो मास है m1, जो मास है वो m2 से क्या है, कम है। अब ये जो डोर है उसको आपको क्या करना है, तोड़ना है, राइट। तो अब राम अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, राम ने एक किक मारी डोर को, लेकिन क्या हुआ, ये जो डोर है वो टूटा, क्या नहीं टूटा। लेकिन वही जो श्याम ने किक मारी तो ये क्या हुआ, डोर टूट गया। मीन्स श्याम का वजन ज्यादा है तो डोर तोड़ने के लिए उसको क्या लगेगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो श्याम का वजन ज्यादा था इसलिए उसका फोर्स क्या हो गया, ज्यादा लग गया। तो क्या हुआ,
उसका फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से दरवाज़ा टूट गया। मीन्स अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज़्यादा उसका फोर्स क्या लगा, ज़्यादा लगा। लेकिन वही बात राम की, अब राम को ऐसा आ गया कि नहीं, श्याम ने दरवाज़ा तोड़ा तो मुझे तो दरवाज़ा तोड़ना है। फिर राम क्या करेगा, वो जाएगा 4 कदम पीछे, और 4 कदम पीछे जाने के बाद वो क्या करेगा, भागते हुए आएगा, और वो मतलब फास्ट आएगा, और क्या करेगा, उस डोर को धक्का देगा या फिर स्वेच करेगा, है ना। तो जब उसने पीछे जाकर, जब वो एक वेलोसिटी, मतलब सामने क्या की, उसकी एक वेलोसिटी को गेन किया, और उसने क्या किया, एट द स्टेट, मतलब उसकी एक वेलोसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी, और उसने क्या किया, उसके वेलोसिटी को बढ़ाने के बाद में उस दरवाजे को लात मारी या फिर उसको धक्का दिया, तो क्या हुआ, वो जो दरवाजा है वो टूट गया। मीन्स क्या, जब वेलोसिटी बढ़ी तब भी दरवाजा टूटा। इसका मतलब ये अपन बता सकते हैं कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स आपका लगेगा, ठीक है। उसी के लिए तो जो जैवलियन थ्रो वाले हैं या फिर बॉलिंग जो करते हैं, वो क्या करते हैं, रन अप लेते हैं। रन अप लेने से क्या होगा, उतना फोर्स ज्यादा आएगा, और फोर्स आने की वजह से उतना ज्यादा दूर तक वो जो जावेलियन है वो ज्यादा दूर तक पड़ेगा, या फिर बॉल जो है उतना ज्यादा आप स्पीड से, फोर्स से क्या कर सको, डाल सको, ठीक है। तो इस पे से आपको ये समझ में आया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और वेलोसिटी दोनों से है। तो इस मास और वेलोसिटी के टर्म को ही आप बोलते हो मोमेंटम। इस मास और वेलोसिटी के टर्म को ही आप क्या बोलोगे, मोमेंटम। और मोमेंटम को आप ऐसे बोल सकते हो, मास इन मोशन। मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज मास इन मोशन। जो मास मोशन में है उसको आप क्या बोलोगे, मोमेंटम। और जिस चीज को मास है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मास है उसको मोमेंटम रहेगा। और वो अगर चीज, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर मोशन में है तो उसको मास है, और उसको मास है इसलिए वो क्या है, उसमें मोमेंटम है, ठीक है। तो ये मोमेंटम की बात है। मोमेंटम पे अभी थोड़ा आने वाले हैं, थोड़ा सा और अपन मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले। लेकिन फर्स्टली अपन देख लो कि न्यूटन सेकंड लॉ बोलता क्या है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अपने को ये बताता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, द स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। मतलब अगर आपको कोई सिस्टम पर फोर्स लगाना है तो फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है वो आप स्मॉल p से डिनोट करते हो, ओके। और p बार इसलिए दिया है क्योंकि p जो मोमेंटम है उसमें मास इनटू वेलोसिटी है। मास इज यूनिट, मतलब मास जो है वो आपका स्केलर है, बट जो आपके वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई ये जो आपका मोमेंटम है वो भी क्या होगा, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो dp बाय dt ऐसे आप बोल सकते हो। अब p इज नथिंग बट योर मास इनटू वेलोसिटी, तो आप ऐसे लिख सकते हो d बाय dt इनटू मास इनटू योर वेलोसिटी, राइट। अब मास जो है वो कांस्टेंट कब होता है, जब स्पीड ऑफ लाइट से मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, कम हो, तो आपका जो मास है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या फिर उसके नियर अबाउट अगर गए तो मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वहां पर आप यूज करते हो रिड्यूस मास, राइट। तो ये रिड्यूस मास वगैरह क्या है वो एसटीआर में अपन देखने वाले, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अपने को दो चीजें देखनी है। अब यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी टी एम इंटू वी। अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो c से बहुत ज्यादा कम या फिर c के इक्वल, मतलब बहुत ज्यादा कम है, तो क्या होगा, मास एक कांस्टेंट होगा। और आपको पता है डेरिवेशन में कांस्टेंट चीज जो है वो बाहर आ जाएगी, और डेरिवेशन होगा ओनली आपका v बाय v का। तो यह क्या हो जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी। अब m इंटू डी वी बाई डी टी, अब v जो है वो आपकी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, नथिंग बट एक्सेलरेशन। इसलिए आपको मिलेगा m इंटू ए। तो ये जो आपको मिल रहा है F इक्वल्स टू एम ए, ये मिल रहा है आपको सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको दो फॉर्मूला देता है, एक देता है F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और दूसरा आपको देता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए, राइट। ये कब, लेकिन m इंटू ए कब दे रहा है आपको, जब आपका मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपका मास कांस्टेंट नहीं है, अगर आपका मास कांस्टेंट नहीं है, मींस आपका मास जो है वो चेंज हो रहा है, मींस आपका जो बॉडी की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से
इक्वल्स टू या फिर उसके आसपास अगर जा रही है या फिर उससे ग्रेटर तो हो नहीं सकती, बट इन केस अपन ने सोचा तो क्या होगा, मास जो है वो चेंज होगा। अब मास चेंज होगा तो क्या होगा, अपन नियरली क्या बोलते हैं, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय dt, राइट। और ये जो dp बाय dt है वहां पर p की वैल्यू रख दो, dt इक्वल्स टू m इंटू वी। तो अब यहाँ पर जो है u इंटू वी का रूल लगेगा, अब यहाँ पर u इंटू वी का रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। u इंटू वी का रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास d बाय डी टी इंटू यू इंटू वी रहा तो आप क्या लिखते हो, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो यही चीज जो है वो आपकी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, u मीन्स आपका क्या है m और dv बाय dt, ओके। देन प्लस v इंटू dm बाय dt, राइट। ये कब होगा, जब आपकी वेलोसिटी ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट इक्वल अगर होती है तो आपको ऐसा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको सेकंड लॉ से मिला। और सेकंड लॉ जो है उसको आप बोलते हो, सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स फोर्स। जो आपका फोर्स है उसको क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज योर सेकंड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। अब मोमेंटम क्या होता है वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन मोमेंटम का और थोड़ा सा देख लो कि मोमेंटम इज नथिंग बट योर, अभी अपन ने देखा मोमेंटम इज नथिंग बट योर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब वेक्टर क्वांटिटी है p इक्वल्स टू m इंटू वी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मास जो है वो आप केजी में काउंट करते हो, और वेलोसिटी जो है वो आपको क्या रहेगा, डिस्टेंस पर सेकंड, तो आप यहाँ पर ले लोगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मीन्स आप ऐसे बोल दोगे केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, उसका एसआई यूनिट। अब मोमेंटम को आप क्या बोल सकते हो, सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको आप मास इन द मोशन ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास इन द मोशन। कोई मास मोशन में है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, मोमेंटम बोल सकते हो। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अगर सपोज टू बी p इक्वल्स टू एम वी है, तो अगर किसी चीज का मास जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अगर किसी चीज का वेलोसिटी जीरो है तो आपका क्या होगा, हो जाएगा मोमेंटम जीरो होगा। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ही उसको मोमेंटम रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। इसी वजह से उसको आप क्या बोल सकते हो, मास इन मोशन। उसी वजह से आप उसको क्या बोलेंगे, मास इन मोशन, ठीक है। अब इट इज द क्वांटिटी दैट मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें अमाउंट ऑफ मोशन कितना होगा वो मेजर करने की एक क्वांटिटी है, आप ऐसे उसको मोमेंटम को बोल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। जैसे अपन ने राम और श्याम की केस देखी, तो राम के केस में वेलोसिटी ज्यादा हो रही थी, इस वजह से मोमेंटम ज्यादा हो गया, और श्याम की केस में मास ज्यादा हो रहा था इसलिए मोमेंटम ज्यादा हो गया था। अब मोमेंटम ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ मतलब फोर्स हो गया, तो वही बात होगी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम को, राइट। अब इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन एन ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है, मोशन में है, तो उसको मोमेंटम होगा ही। अब उसको और अपन क्या बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। और अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर सपोज एक आधा एथलीट है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में भागते हुए आ रहा है, रनिंग रेस है और भागते हुए आ रहा है, तो कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि ब्रेक लगाने के बाद, अगर कार रेसिंग है तो ब्रेक लगाने के बाद थोड़ी सी कार आगे जाती है। अगर एथलीट भी है वो जैसे फिनिशिंग लाइन ही है, तो ऐसा कभी हुआ है क्या फिनिशिंग लाइन पर ही वो वहां पर रुक गया एथलीट, वो जो प्लेयर है वहीं पर रुक गया, नहीं, वो 4-5 कदम तो भी आगे जाता है। तो वो जो 4-5 कदम आगे जाता है वो उसमें का मोमेंटम शो करता है, वो क्या करता है, उसमें का मोमेंटम शो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अपन देखेंगे, लीनियर मोमेंटम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, तब और भी चीजें जो है क्लियर होंगी। लेकिन ये जो सेकंड लॉ में अपन मोमेंटम यूज करते हैं वो अपन ने यहाँ पर देखा। जब जब जो जो चीज आएंगी वो अपन वहां पर क्लियर अप करेंगे, ठीक है। तो जब अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा तब लीनियर एंड एंगुलर दोनों भी मोमेंटम अपन देख लेंगे, ओके। अब जो थर्ड लॉ है उसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है। अब एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इसलिए कहते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में ही होगा। फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में ही होगा। मीन्स अगर आपने कभी
गन देखी होगी, तो गन जब शूट होती है, तो गन शूट होती है तो क्या होता है, सपोज ये गन है, ओके। अब ये गन है, गन में से क्या हुआ, गोली निकली। अब गोली निकली तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन हुआ। लेकिन उसी का रिएक्शन जो है, अगर अगर आपने AK-47 या फिर बड़ी अगर गन देखी, तो आप यहाँ पर शोल्डर पर रख के उसको करते हो, तो जितना जितने स्पीड से वो गोली आगे गई, मतलब जितने स्पीड से एक्शन हुआ, उतने ही स्पीड से आपका शोल्डर जो है वो पीछे की तरफ जाता है, उतने ही स्पीड से आपका जो है वो क्या हुआ, रिएक्शन आपको मिलेगा। तो हमेशा फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, कभी भी फोर्स अकेला नहीं होता। फोर्स ऑलवेज ऑकर इन अ पेयर, ओके। फोर्स जो है वो हमेशा पेयर में ही होगा, राइट। अब यहाँ पर बताते बताते एक बात रह गई थी कि ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो है, वो लॉ जो है वो रेफरेंस फ्रेम में अच्छे से होते हैं। अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अच्छे से होते हैं। अब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मीन्स जहां पर आपका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है और न्यूटन्स के लॉ होल्ड होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ आर, जहां पर न्यूटन्स के लॉ अच्छे से होल्ड हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अच्छे से होगा और इनर्शियल फ्रेम में होगा, राइट। अब सेकंड चीज यहाँ पर थर्ड लॉ में बताना था कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ऐसा ही वो है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन है। और हाँ, एक बात, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर दो पार्टिकल है, अब ये दो पार्टिकल एक मेक पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो F जो है वो 1 2 पे दे रहा है और इसके वजह से क्या हो रहा है, 2 1 पे दे रहा है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो कैसे होगा, F21 इक्वल्स टू माइनस F21, राइट। F12 इक्वल्स टू माइनस F21। अब ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ये हो गया। अब गन का ही एग्जांपल ले लो, जो गोली है, जो बुलेट है, वो क्या हो रही है, आगे तरफ जा रही है, और जो अपना शोल्डर है वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स इधर लगा, सामने की तरफ लगा, और फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड में कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है उसकी ओनली डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होंगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो F12 इक्वल्स टू माइनस F21, और F जो है वो आपका फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें अगर मैंने यहाँ पर फोर्स जो है, अभी अपन ने सेकंड लॉ से क्या देखा, dp/dt, तो वही अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ p इक्वल्स टू P1 लेंगे, क्योंकि फोर्स मतलब एक के लिए एक हो गया और सेकंड के लिए अपन क्या बोलेंगे, dt इंटू P2। अगर सपोज टू भी मैंने ऐसे बोला कि एक्शन रिएक्शन पेयर में, तो P1 को मैं यहाँ पर P को जो है P जो है अपना मोमेंटम, उसको आप मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पर अगर ऐसे लिख दिया कि d/dt of m1v1 इक्वल्स टू d/dt ऑफ m2v2, राइट। तो इसको ही आप ऐसे बता सकते हो ना कि m1 जो है मास, अपन जनरली अभी कंसीडर क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से जो वेलोसिटी है कोई भी ऑब्जेक्ट की वो बहुत ज्यादा कम है, तो अपन मास को अभी तो कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे, राइट। तो m1 dv1/dt इज इक्वल्स टू m2 dv2/dt, राइट। तो अब dv2 मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, उसको आप क्या बोलते हो, नथिंग बट यूर एक्सेलरेशन। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, m1a1 इक्वल्स टू m2a2। तो ये जो है इससे आप ऐसे बोल सकते हो कि a1 इज नथिंग बट dv1/dt और a2 जो है वो आपका क्या होगा, dv2/dt, राइट। तो इसी के ऊपर से आप ऐसे बोल सकते हो कि m1a1 इज इक्वल्स टू m2a2। और अगर सपोज आपको ऐसा दिए वाला है मास, एक ऑब्जेक्ट का मास दिए वाला है, एक्सेलरेशन दिए वाला है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपको निकालने को बोला है, तो आप इजीली निकाल सकते हो m2 इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, m1a1/a2, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो m1a1 माइनस m2a2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन नहीं। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना जरूरी होता है, लॉ ऑफ जो थर्ड लॉ है वो हमेशा जरूरी होता है। अब आप बोलोगे कि फोर्स जो है, अब देखो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको बहुत बार एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आप नॉर्मल रिएक्शन लोगे। अब नॉर्मल रिएक्शन मींस अगर सपोज एक ये
एक फ्लोर है, इस फ्लोर पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, दिस इज एन सपोज एक ब्लॉक है, ओके। अब इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, तो इस ब्लॉक को फोर्स में जब अप्लाई करूंगी तो उसके कंपोनेंट होंगे, रिजल्टेंट आपको मिलेंगे। और इसका ये जो है, मतलब देखो, अब ये फोर्स मैं अप्लाई करूंगी वो तो बात की बात होगी, ये फोर्स मैं अप्लाई करूंगी वो तो अपन आगे केसेस में देखेंगे, लेकिन सपोज अगर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ क्या है, मास है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इसका जो मास इंटू जी, मतलब वेट जो है, मास इंटू जी, ये जो है वो एक टाइप का क्या होगा, फोर्स होगा। मास के वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है ना, तो दैट इज नथिंग बट योर फोर्स। तो mg जो है ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मैंने क्या बोला कि फोर्स हमेशा ऑकर रहेगा पेयर में, तो जितना ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू ऑब्जेक्ट, उतना ही ये जो सरफेस है उसको ऊपर के तरफ फोर्स अप्लाई करेंगी, उतना ही उसको वो रेजिस्ट करेंगी। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है वो जितना ऊपर रेजिस्ट करेगा उसको आप बोलते हो नॉर्मल फोर्स, ये क्या होगा आपका नॉर्मल फोर्स। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि m1 a1 इक्वल्स टू m2 a2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो m1 a1 माइनस m2 a2। तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, अभी जब अपन पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तब आप देखोगे कि इसी का यूज बहुत ज्यादा है। फिर अपन क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, लिखते हैं। मतलब सपोज ये mg है और ये नॉर्मल फोर्स जो है, तो अपन ऐसे लिखेंगे नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू mg, या फिर लिख सकते हैं आप n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। ऐसे आपको करके इसको लिखना पड़ेगा, राइट। और अगर सपोज टू भी यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, कोई फोर्स यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया और इस बॉडी ने अगर इधर मोशन में लिया, तो अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, मतलब उसको आपने क्या लगा दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी अपन ने क्या देखा, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तो यहाँ पर जीरो के बजाय, अगर ये रेस्ट में है तो आप जीरो लिखोगे, लेकिन अब ये रेस्ट में नहीं है, ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, ओके, राइट हैंड साइड जा रहा है। तो आपको अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और फिर इसी को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे और इस पे से वैल्यूज निकालोगे। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अपन ने देखा, बहुत ज्यादा इजी लॉ थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके ऊपर और बात करेंगे और उसके साथ ही कंजर्वेशन के लॉ देखेंगे। फर्स्टली अपन देख लेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसकी कंजर्वेशन। फिर उसके बाद में अपन एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन में सारे टाइप्स की एनर्जी को कंजर्व कैसे किया जाएगा वो सब अपन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मीन्स वीडियो डाला कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होंगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतनी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मुझे कमेंट कर फर्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट कर बहुत लोगों ने पूछा कि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, कितनी रहेगी, क्या रहेगा, तो आप पे वो डिपेंड करता है, जितना आपका रिस्पॉन्स होगा उतने ज्यादा वीडियोज इसमें आएंगे, ठीक है। कमेंट कर आपका प्रेजेंस मुझे जरूर बताना, आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझी, तो भी आपको क्या करना है, कमेंट कर मुझे बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।